पीडीए समाज के बीच संपर्क, संवाद, सहायता के जरिए और अधिक सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित करके स्वाभिमान और स्वमान की नई सामाजिक चेतना लाने के लिए अधिकारी साहब, प्रदेश के अध्यक्ष शकील और उनके सभी सहयोगी साथियों को, संगठन के पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। समाजवादी पार्टी का बहुत महत्वपूर्ण संगठन है और संगठन में जो हमारी आपकी बातचीत हुई है, एक दूसरे ने जो सुझाव दिए और कुछ साथी लिख करके भी देके जाएंगे, हम समाजवादी पार्टी के लोग उन तमाम सुझावों को अमल करेंगे। उन सुझावों के लेकर के हम पार्टी के लोग उनको कार्यक्रम भी बनाने का काम करेंगे। मैं धन्यवाद देता हूं अपने संगठन के लोगों का कि जिन्होंने ये संकल्प लिया है कि अपनी वोटर लिस्ट को सुधारने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की साजिश, षड्यंत्र और समय समय पर जो लगातार चुनाव में धांधली करते हैं, उस धांधली को रोकने के लिए, अपनी वोटर लिस्ट को ठीक करने के लिए हम लोग गांव में, गली में, मोहल्लों में जाकर के अपने साथियों के जिनके वोट छूट गए हैं उनके बनवाएंगे। और जो फर्जी वोट भारतीय जनता पार्टी ने बनवा रखे हैं, कोई बूथ ऐसा भारतीय जनता पार्टी का नहीं है जिसमें फर्जी वोट उन्होंने बनाए हों, उन वोटों पर भी आपत्ति करने का काम हम मिलकर के करेंगे। सोने का भाव 1 लाख से ऊपर चला गया है। सोने का भाव 1 लाख रुपए से ऊपर पहुंच गया 1 तोला। यह है भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ सबका विकास। आप सोचिए, गरीब परिवार में अगर कोई शादी हो तो अपने परिवार की बेटी के लिए एक सामान भी खरीद करके गरीब परिवार का सदस्य नहीं दे सकता। उसके माँ बाप, पिता अगर कुछ देना चाहेंगे तब भी नहीं दे पाएंगे। और लगातार ये सरकार कह रही कि हम विकसित भारत बनाएंगे। इनके विकसित भारत का सपना क्या है? आखिरकार हम विकसित भारत किसको बोलेंगे? क्या विकसित भारत यही है कि जहां पर गरीब अपनी बेटी की भी शादी नहीं कर पा रहा है, न करा पा रहा है? क्या विकसित भारत में यही महंगाई होगी, मुनाफा इतना ही लोग कमाएंगे? विकसित भारत में यही इतना ही भ्रष्टाचार होगा? आखिरकार भारतीय जनता पार्टी का विकसित भारत का सपना क्या है? यही सपना है क्या उनका? और फिर हम धन्यवाद देना चाहते हैं एक बहुत प्रतिष्ठित न्यूज चैनल का, जिन्होंने कम से कम सत्य को सामने लाने का प्रयास किया। जो लोग ये दावा करते थे कि कुंभ में 37 लोगों की जान गई है, अब तो वो आंकड़े आ गए हैं 82 के। और सरकार अभी भी छिपा रही होगी, अभी भी सच्चाई नहीं सामने आई है। और सरकार क्या कर रही थी? मुआवजा न देना पड़े इसलिए आंकड़े छिपाना, और वो लोग कुछ दावा न करें, मुआवजे की मांग न करें, उसके लिए घर घर जाकर के पैसे दिए गए। आखिरकार ये पैसे किसने दिए थे जो दिए जा रहे थे? आखिरकार कुंभ में जिन लोगों की मृत्यु हुई है, मृत्यु के बाद जो सरकार ने मुआवजा तय किया था, आखिरकार कैश कौन देने जा रहा था? ये कैश किसका था? और अगर वो नहीं दे पाए वहां पहुंच करके उस परिवार में, तो आखिरकार वो नकदी वापस किसको मिल गई? जो लोग
ऐसे पवित्र काम में झूठ बोल सकते हैं, वो किसी भी आंकड़े में झूठ बोल सकते हैं। इसलिए जहां हमें वोटर लिस्ट के लिए सावधान रहना है, वहीं आने वाले समय में सेंसस भी होने जा रहा है। अब तो तारीख भी आ गई है। हम सब मिलकर के और सब लोगों को मिलकर के उसके लिए भी सावधान रहना पड़ेगा। पता नहीं कौन से आंकड़े सरकार दे दे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के आंकड़ों पर किसी को भरोसा नहीं है। जो बुनियादी सवाल हैं, किसान की तरक्की, खुशहाली, उसकी आय दोगुनी होना, हर फसल की कीमत मिल जाना, किसान की जरूरत की चीजों को सस्ता उपलब्ध कराना, समय पर उपलब्ध कराना, सरकार का कोई ध्यान नहीं उस तरफ। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, बड़े पैमाने पर। इन्होंने रोजगार और नौकरी के सर्टिफिकेट नहीं दिए हैं। सच्चाई यह है कि 8 साल के लखनऊ और दिल्ली के काम करने के तरीके ने, आर्थिक नीतियों ने बड़े पैमाने पर बेरोजगार बनाने का काम किया है। पढ़े लिखे नौजवानों को बेरोजगार बना दिया। सही तरीके से काम होता तो करोड़ों लोगों को नौकरी मिल जाती। और अपना ही घोषणा पत्र अगर ये बार बार पढ़ते तो लाखों का आंकड़ा नहीं देना पड़ता, करोड़ों का आंकड़ा देती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की हर बात झूठी है। मैं सभी अल्पसंख्यक सभा के सदस्यों का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का, उनके साथ है उस संगठन के लोगों का और उनके साथ जितने भी संगठन में लोग काम कर रहे हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। सवाल ये है कि सरकार ने वक्फ कानून को लाया, लेकिन उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड में अभी तक चुनाव नहीं हो सके जिसमें 2 एमएलए और 2 एमपी जाते हैं। 2022 के अब तक चुनाव नहीं हुए। पिछले 2 महीने से सीओ चार्ज नहीं है। प्रदेश भर के लोगों को करीब भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार नफरत को बढ़ाने का काम करेंगे। जो परंपरागत हमारे मिली जुली संस्कृति का, हमारे जो आपसी मेल के स्थान या मेले, उनको जानबूझ करके रोकना चाहती है। कारोबार हमें जोड़ता है, मेला हमें जोड़ता है। एक कारोबार के खिलाफ लोग हैं, खुशियों के खिलाफ लोग हैं। मेले में क्या है, मिठाई खाने लोग जाते हैं, थोड़ा कारोबार करते हैं गरीब के लोग, झूला झूलते हैं। यानी क्या लेना देना झूला झूलने से? कोई मेला ऐसा नहीं होता जहां पर झूला न लगता हो, मिठाई ना मेले में हो। और गरीब लोगों का मेला होता है, मिलने का स्थान होता है, कारोबार का स्थान होता है, और हजारों साल से लगे हुए मेले जहां एकता का संदेश जाता है, मिलकर के रहते हैं लोग, जहां पर एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ता है, एक दूसरे से जुड़ने का मौका मिलता है, उस हर चीज से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। इसीलिए मैंने सवाल पूछा कि जो 37 का आंकड़ा बता रहे थे अब 82 का आंकड़ा हो गया है। अगर हमारे ये सब पत्रकार निकल पड़े जिस तरीके से उस बड़ी संस्था ने, प्रतिष्ठित संस्था ने रिसर्च करके, समय लगा करके, रिस्क लेकर के ये आंकड़े सामने लाने का काम किया है, अगर ये हमारे साथी भी निकल पड़े तो इस सरकार की पूरी पोल खुल जाएगी। सरकार कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी। ये कैश आया कहां से जो दिया जा रहा था? हमारे बहुत सारे साथियों पे जांच हो जाती है, आप पे भी कईयों पे छापा पड़ जाता है। ये कैश आया कहां से? और जिनमें वो कैश वितरित हो पाया है, जहां मान लीजिए वितरित नहीं हो पाया, वो कैश वापस गया किसके हाथ में? नकदी कैश आप दे कैसे सकते हैं? किस नियम के तहत आप नकदी दे रहे हैं?
नकदी देने का निर्णय किस नियम के तहत हुआ है? नकदी का वितरण किसके आदेश पर हुआ है? वितरण तो बताइए, भूल जाइए कि वितरण क्या हुआ, चलो किसी को कुछ पहुंचा। आखिर किसके आदेश पर हुआ है? ये कौन है जो नकदी बंटवा रहा है? क्या नकदी बांटने में अनियमितताएं नहीं हुई होंगी? जो वापस आया होगा, जो देने गए वो अपनी जेब में रख लिया होगा। और मृत्यु के कारण भी नहीं बता रहे हैं लोग। आखिर क्यों सरकार कर रही? इन सवालों से सरकार क्यों बचना चाहती है? हम लोग पार्टी की तरफ से जो जानकारी मिलेगी उसको पत्र के माध्यम से भेज देंगे। अगर इश्तहार में चित्र नहीं तो उन्होंने मित्र बदल दिया अपना। अखिलेश जी, आपकी सरकार में 50 शैय्यायुक्त जगह जगह हॉस्पिटल बनवाए गए थे, जो आज भी मतलब 4 साल होने जा रहे हैं, वो बंद पड़े हुए हैं। मतलब किसी भी तरीके से ना उसमें नियुक्तियां की जा रही हैं, ना मतलब जो मतलब वो इतनी शानदार बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन उसको बंदर तोड़ रहे हैं, मतलब टूट फूट हो रही है। किस विभाग के बारे में? वो शेर जो आपने पढ़ा था, छलनी वाला, दोबारा पढ़ दो। ये इन्हें जवाब मिल जाएगा। एक दो जख्म नहीं, पूरा बदन है छलनी। एक दो जख्म नहीं, पूरा बदन है छलनी। जख्म बेचारा परेशान है, किधर से उठे। अब इन्हीं के शेर जोड़ो। हर विभाग इसी तरह है, हर विभाग ऐसा ही है। किस विभाग के बारे में बात करें बताओ? हर विभाग इसी तरह, हर विभाग ने काम रोका। आप सोचिए, आज बिजली का संकट है, थोड़ा बहुत बारिश हो गई, उसकी वजह से सरकार बच गई, लेकिन सरकार अभी प्राइवेटाइजेशन कर रही है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर था जिसको और अच्छा करना चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर दिया। कहीं ट्रांसफार्मर फूक रहे हैं, कहीं लाइन कट जा रही है, पहुंच नहीं पा रही है। लोगों को कैसे जीवन यापन जी पा रहे थे इन गर्मी में, सोचिए आप। कोई बिजली बनाने का कारखाना नहीं लगाया। और अब सुनने में आ रहा है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में महंगी बिजली मिलने वाली है। और कई बार मैंने कहा और फिर कहता हूं मैं आपको, जब तक बिजली सस्ती नहीं होगी तब तक कोई भी उद्योग कारोबार उत्तर प्रदेश में नया नहीं आएगा। क्योंकि जिस समय सस्ती बिजली उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए होगी, कारोबार लगाने के लिए होगी, उस समय वो कारोबारी उद्योगपति दूसरे प्रदेश के लोगों से कंपटीशन कर पाएगा। आप बताइए बिजली कहां पहुंचा दी, कितनी महंगी। हर चीज पर पैसा वसूली सरकार, और जो बिजली विभाग मुनाफे में था वो कहां पहुंच गया बताओ आप। और एक भी बिजली का कारखाना लगाया हो तो बताओ। आप साथियों से पूछता हूं कि जो बिजली के कारखाने का उद्घाटन किया था, क्या बीजेपी का लगवाया हुआ था क्या, या बीजेपी ने शुरू किया था? समाजवादियों का शुरू किया गया कारखाने था, उसका उद्घाटन हुआ, उसी की वजह से आज बिजली मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग का तो हाल ही जाने क्या है। स्वास्थ्य विभाग में क्या हाल है, मेडिकल कॉलेजेस का क्या हाल है। सुनने में आया है कि मेडिकल कॉलेज में निर्देश दिए गए हैं, निर्देश कि कोई भी एमबीबीएस स्टूडेंट फेल न किया जाए। अब आप सोचिए इसके पीछे क्या होगा, क्योंकि बच्चे शिकायत न करें। जो पढ़ने जा रहे हैं मेडिकल कॉलेज में, वो मेडिकल कॉलेज में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है। अभी नए बच्चे आने जा रहे हैं एमबीबीएस के, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है बताइए आप। तो कौन से विभाग के बारे में बात करें। और कई विभाग तो ऐसे हैं बस चल रहे हैं। पानी की टंकी वाला विभाग तो पता ही है आपको, अभी कौन सा जून महीना चल रहा है, आज अखबार में खबर आ गई कि पानी की टंकी से पानी निकल रहा है।
तो जुलाई तक गिर जाएगी। हर महीने गिरनी है टंकी, तो जून वाली तो गिर चुकी है, जुलाई वाली गिरेगी अभी। सिंचाई विभाग ने भी कई पद रद्द कर दिए हैं। अब ये सरकार ही रद्द होगी, जनता रद्द कर देगी इसको। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन इसमें एक्सपर्ट्स की राय और सरकार को नियमों का पालन, मानकों का पालन कराना चाहिए, क्योंकि रिस्क बहुत है इसमें। और आपने देखा, ये वो तस्वीरें देखी हैं जिस तरीके से क्रैश हुआ, और उत्तराखंड में कोई पहली बार क्रैश नहीं हुआ है। लगातार कुछ दिनों में कितने क्रैश हुए, कितने लोगों की जान गई है। आखिर मानक और नियम का पालन कौन कराएगा? ये कोई नई चीज सरकार में नहीं है। कल कम से कम इतनी बड़ी पुलिस आई थी, ये तो पता लगता है कि लापता अधिकारी कहाँ हैं। उस पर भी चर्चा हो जाती। 2017 से पहले बिना पर्ची, बिना जातिवाद या क्षेत्रवाद के भर्ती नहीं हुआ करती। कोई भी सरकार नियम के बाहर भर्ती नहीं कर सकती है। कोई भी सरकार नियम और नियम के बाहर भर्ती नहीं कर सकती। ये आरोप इसलिए लगाते हैं कि अगर हम लोग संख्या पूछना चाहें कि इतनी भारी संख्या बता रहे हैं आप, इसमें पीडीए की गिनती क्या है, पीडीए की हकमारी कौन कर रहा है, इस भर्ती में पीडीए की हकमारी किसने की? पीडीए की आंकड़े बता दे सरकार, कोई सवाल न पूछे। इसलिए ये केवल इनका प्रोपेगेंडा है। भारतीय जनता पार्टी से अच्छा प्रोपेगेंडा कोई नहीं कर सकता। कम से कम ये तो बता देते कि उत्तराखंड में खजाना किसका लूटा गया। एक आईएएस लापता है बंटवारे को लेकर के, और सुना है कि किसी को इस्तीफा देना पड़ा था आपके विभाग के, आपके ही विभाग के किसी सलाहकार को, क्या बोलेंगे उसको, क्या हिंदी में क्या बोलेंगे, हाँ एडवाइजर, सलाहकार को इस्तीफा देना पड़ा था। और सोचिए इस्तीफा कब देना पड़ा, जब मुख्यमंत्री कार्यालय के लोग जमीनों का काम कर रहे थे। जमीनों का मामला निकला, जो उनके मालिक थे, पार्टनर कहां भागे हुए हैं बताएं आप, क्या नाम है उनका, सोचिए आप। तो ये बातें कौन याद दिलाएगा? लोक भवन में तो कैसे कैसे लोग बैठते हैं, तुम्हें नहीं पता? जिन पे मुकदमे थे वो तक बैठते हैं। इसीलिए लोक भवन में बैठे हुए लोगों को हटाना है। मैं धन्यवाद देता हूं कि आप तो बोल रहे हो, एक का बोलना ही बहुत है। इनकी सरकार में कहां क्या हो रहा है आपको खुद पता है, कैसे क्या हो रहा है। सर, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट जो है 2022 से लागू है। मैं किसी भी पक्ष के नेता का आज तक ध्यान नहीं दूंगा, वो लागू भी हो गया, काम चल रहा है, लेकिन किसी भी पक्ष के नेता का ध्यान। तो मैं इस पे स्टडी कर करके और अपने विधायकों से कहूंगा पूरी जानकारी कर करके, और आप भी ब्रीफ कर देना हमें कर दो। नहीं, ब्रीफ तो करना ही पड़ेगा ना कि क्या आपत्तियां हैं। और आपको बहुत मोटी बात बता दूं, हर इंस्टीट्यूशन को, जो इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट है
हर इंस्टीट्यूशन को ये कंट्रोल करना चाहते हैं, चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी का हो, चाहे कोई भी हो, हर एक का कंट्रोल भारतीय जनता पार्टी खुद चाहती है। उसी के तहत सब फैसले सरकार लेती है। जितने भी एक्ट में परिवर्तन आया है, नियमों में परिवर्तन आया है, कंट्रोल उनके हाथ में चला जाए, उसी के लिए परिवर्तन लेकर के आए। अखिलेश जी, आजमगढ़ में आपके जो विधायक है रमाकांत यादव जी की संपत्ति को पूर्व कर लिया था। सारा तो फेडरल स्ट्रक्चर वर्क हो रहा है इस कानून से, पंचायत राज में खत्म हो रहा है अगर स्टडी करोगे सर, और राज्य सरकार को कोई राइट नहीं बचेगा इसके बाद। मैं आपसे सहमत हूं, और इसीलिए उन्होंने किसके हाथ में दे दिया है, और उनके हाथ में जाने से कई स्टेट के लीडर्स को भी कंट्रोल कर लेंगे, कई स्टेट के। तो जो कोऑपरेटिव था, जो गरीब लोग, किसान के और आम लोगों के लाभ के लिए, किसान के लाभ के लिए जो स्ट्रक्चर क्रिएटेड था, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी थी, उसको पूरा खत्म करना चाहते हैं, और पूरा कंट्रोल ले रख करके कभी समय बढ़ाना, कभी नियम बढ़ाना, कभी समय कम कर देना। इसलिए सरकार हटाना बहुत जरूरी है। न्याय मिलना चाहिए। सरकार और दोनों मुख्यमंत्री मिलकर के जातियों में झगड़ा करा रहे हैं, और खासकर पिछड़े लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, बेटी के साथ भेदभाव हुआ है। हैदराबाद का जो इसको पूरी तरह से पोर्ट्रे किया गया है, पुलिस मुस्लिम कम्युनिटी को उसमें विलेन के रूप में दिखाया गया है, और तेलंगाना की कांग्रेस गवर्नमेंट उस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दे दिया है। मैंने ना फिल्म देखी, ना मुझे जानकारी है। अखिलेश जी, फतेहपुर में आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं सत्यप्रकाश यादव जी, उन पर मुकदमा दर्ज हुआ, हमारे फेसबुक पर कोई आपस वोट के खिलाफ भी और एक कम्युनिटी के खिलाफ भी उनको गिरफ्तार किया गया। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि सोशल मीडिया पर जो पॉलिटिकल पार्टी जो राज कर रही है यहाँ पर आप उनके बीच में कड़वाहट बढ़ रही है? क्या कर रहे हैं आप? कड़वाहट बढ़ रही है। लड्डू दो वहां पहुंचाने सरकार के पास। देखिए, सरकार के लोग कुछ भी कह सकते हैं, सरकार के लोग कुछ भी कह सकते हैं, हर आजादी है। यहां जितने लोग बैठे हैं मीडिया के बारे में जानते हैं, सोशल मीडिया में जो लोग बैठे हैं वो जानते हैं, और बीजेपी के लोग फंड कर रहे हैं। और दुख की बात तो ये है कि उसमें नकली लोग बैठे हुए हैं। अगर आप उनकी आईडी चेक करोगे तो कई नकली भारतीय जनता पार्टी ने पैसे से बैठाया हुआ होगा। क्या आपको इनको गाली देनी है, इनको गाली देनी है, और जाति के हिसाब से किसका क्या नुकसान हो सकता है, धर्म के आधार पे किसका कैसे कहा जाए, ये सरकार पैसा देके काम करवा रही है। और अगर कोई सच बोल दे, अगर उनके खिलाफ कोई बोल दे तो उस पर एफआईआर दर्ज हो जाएगी। एक बहुत गरीब नौजवान यहां पर आया था प्रतापगढ़ का, दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कुछ कहा था हमारे बारे में, उसको सहन नहीं हुआ, उसने टिप्पणी कर दी, कुछ उसने भी लिख दिया। तो बताइए, वहां के पुलिस कप्तान, सीओ, एसओ सब जेल भेजने में तैयार। हमारे जितने अल्पसंख्यक के साथी बैठे इनके खिलाफ न जाने क्या क्या लिखा जाता है, बीजेपी लिखवाती है। ये सब जानते होंगे जहां बैठे लोग हैं, बीजेपी लिखवाती है। और अगर ये लोग कुछ लिख दें, जवाब दे दें, तो एसओ साहब आ जाएंगे एकदम पकड़ने। तो अगर सत्यप्रकाश यादव या जो भी, मैं जानता नहीं हूं किसने लिखा है, क्या लिखा है, अगर क्या लिखा है पढ़ दो तो हम और आगे बात बढ़ा दें। क्या लिखा है पढ़ दो तो हम बात आगे बढ़ा दें, या व्हाट्सएप पे भेज दो ना, हम पढ़ लेंगे। तो क्या हो गया, मुकदमा हो गया तो क्या, हम और आप बात ही कर सकते हैं, उसमें क्या है। प्रेस पे थोड़ी मुकदमा है, और तुम पे तो कभी नहीं मुकदमा होगा। अरे तुम पे मुकदमा हो जाएगा तो छोड़ दो, भूल जाओ। ये पढ़ें या गाएं, इन पे मुकदमा नहीं हो सकता। अरे बताओ ना क्या लिखा है, हम तो जान जाए ना, प्रेस में इतनी बात हो रही है तो। अच्छा, हमारी जाति के खिलाफ कितना वो लिखते हैं बताओ, हमारे लोगों से लिखवाते हैं।
एक फर्जी आदमी है दूसरे स्टेट में, हमारी तस्वीर कैसे बनाता है आप बताओ, हम दिखवाएं? वो बीजेपी का है, एफआईआर लिखा दो मुख्यमंत्री पे। एक काम करो, उसका पेज जरा खोल दो, एक हरियाणा वाले का खोलिए पेज जरा, अगर उस पर एक कार्रवाई हो जाए तो बता दो हमें, दिखाइए जरा, उसको भी फेमस कर दें। हैं? नहीं, पैसा कौन दे रहा है, नगदी कौन दे रहा है? तो ये गरीब कार्यकर्ता भावना में आके कुछ कह देता है, लिख देता है, तो उसे जेल भेज दे दो कैसे पुलिस से। अभी लोग तो टेक्नोलॉजी है, वो तो आप भी जानो क्या क्या बनाता है वो फोटो हमारी, बताइए, सब जानते हैं लोग। और पैसा कौन देता है? दिल्ली का एक मंत्री है, वो पैसा देता है। इतना अब इन्हें कितना गुस्सा आता है उसको पूछो इन लोगों से, क्या करें बताइए, गुस्सा है तो क्या करें? नहीं, बिल्कुल नहीं एफआईआर कराएंगे, बहुत हम लोग शरीफ लोग हैं, कुछ नहीं करेंगे। बहुत उम्दा था। केवल लड्डू खिलाएंगे बस। नहीं सर, लड्डू खिलवाएंगे। अब वो पता नहीं मुझे। नहीं, आप सोचिए ना, पैसे देके ये बहुत सारे लोग हैं, आप लोग खुद जानते हो एजेंसी वाले लोगों को। भाई एजेंसी वालों को कितना पैसा दिया रहा है, अब कंपनी का नाम मत बुलवाओ मुझसे। मैं हालांकि एक अखबार ने जो स्टिंग ऑपरेशन किया था, आप बताइए किसी पर कार्रवाई हुई क्या? हमारे खिलाफ प्रचार कराने के लिए, वो जो एक खिलाफ प्रचार कराते हैं हमारे लिए, हाँ, तो सोचिए कितने लाख रुपए, कितने, और नाइजीरिया से अकाउंट ऑपरेट हो रहा था, और कौन पैसा दे रहा था? बीजेपी वाले पैसा दे रहे थे। अच्छा, मुख्यमंत्री जहां पैसा देगा क्या कर लोगे आप? उनकी ऑफिस पैसा देगी क्या कर लोगे आप? जो काम अगर उनकी देख रेख में हो तो क्या कोई कुछ कर लेगा? इसीलिए ये सब बैठे हुए सगा हटाने के लिए। ऐसा हटेगी बीजेपी इस बार, पता नहीं लगे बीजेपी कहां चली गई। इस आया नहीं अभी तक पेज उसका, छोड़िए मत दिखाइए पेज, वो सब जानते हैं। इसलिए प्रेस के लोगों का बहुत धन्यवाद। वो आजमगढ़ में रमाकांत यादव जी की संपत्ति को सूट किया गया है, और पूरे पूर्वांचल में इस बात की चर्चा है कि लगातार जो सरकार है, जो प्रशासन है, पीडीए के विधायकों को इस तरह कार्रवाई। जाहिद बेग, इरफान सोलंकी, मोहम्मद आजम खान साहब, प्रजापति, रमाकांत यादव, और कितने नाम बताऊं मैं? देखिए क्या बनाया मेरा, बताइए, आप बताइए। आप इस पे कोई एफआईआर नहीं होगी। इससे खराब तो नहीं लिखा होगा ना सत्य प्रकाश ने? सेव तो आपने कर ही लिया है। क्या चीज? आगे के लिए सेव तो कर ही लिया इसे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सब हम भुलक्कड़ लोग हैं, सब भूल जाते हैं। एक नहीं, न जाने क्या क्या बनाता है, सोचिए आप। और ये बीजेपी वाले करवा रहे हैं, सोचिए आप। आप चैनल वाले तो लाहौर तक जिता दिया था, क्या कराची जिता दिया था? हैं? ये चैनल वाले बैठे, तुमने कौन सा जिताया था बताना? अच्छा, ये कहां तक चले गए थे? नहीं, इनका चैनल कहां तक गया था? अच्छा, इस्लामाबाद चला गया था इनका चैनल। बताइए आप, हद कर दिया आपने, कितना अपमान करवाया देश का। बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अब बता रहे हैं, अब क्या बता रहे हैं? इन्हीं का चैनल था। भाई कैसे चैनल हो बताओ यार, ये देश के साथ खिलवाड़ न करें चैनल वाले लोग। हालांकि हमारे दुश्मन नहीं सर, बन जाएंगे चैनल वाले। भाई हमारा सहयोग करो सगा बनाने में। सर, उत्तर प्रदेश से जो मजदूर गए हैं इसराइल मजदूरी करने, सरकार ने भेजा, उनके सुरक्षा के लिए क्या मांग? वॉर बंद होना चाहिए, वॉर बंद होना चाहिए। वॉर कहीं भी, हम वॉर के पक्ष में नहीं है। भारत सरकार से कहेंगे, और आपके माध्यम से मैं कहूंगा कि जो भारतीय लोग, हिंदुस्तानी लोग ईरान में हैं या और जगह हैं, उनको पूरा सुरक्षित वापस लाए भारत सरकार। जी, नाबालिग बच्ची के साथ लगातार रेप की घटनाएं सामने आ रही है, जिसमें लखनऊ में भी मेट्रो के नीचे जो बच्ची के साथ रेप हुआ, कानपुर है और कौशाम्बी भी है, लखनऊ, हापुड़, बस्ती,
तमाम ऐसी जगह हैं जहाँ नाबालिग बच्चे के साथ रेप किया जा रहा है, मतलब इसमें क्या कहें? पुलिस अपना काम नहीं कर रही है। जो पेट्रोलिंग और जो समय समय पे काम करना चाहिए वो नहीं काम कर रहे हैं। सरकार को जो जागरूकता है, समझदारी का काम करने से सरकार नहीं काम कर रही। चलो, प्रेस हीरो का धन्यवाद। मैं माला का है।